मंजिल चाहे हो कितनी भी दूर, हम उस रास्ते पे चलते जाएंगे। मंजिल तक पहुंचने से पहले कितनी भी मुसीबतें आए, उसको आसानी से सहते जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा जरूर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर सब्र रखे बंदे, वहां तक पहुंचने से पहले इस दुनिया में अपनी चमक तो बिखेरता जाएगा। तो ये जो चैप्टर है इसी शायरी के ऊपर रिलेट करता है। अभी बताते हैं कैसे। तो पहले बात करते हैं भारत और समकालीन विश्व 2 जो आपकी बुक है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बिल्कुल ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी शायरी और इस चैप्टर से क्या रिलेशन करता है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि आप पूरे विश्व के ऊपर क्या अपने चमक बिखेरते जाएंगे। तो ये चमक बिखेरना होता क्या है, इसका मतलब होता है पूरे वर्ल्ड पर अपना प्रभाव पड़ना, या अपना जो है प्रभाव है वो वर्ल्ड पर हो जाना, ये इसका मीन होता है। तो इस चैप्टर से यही रिलेट करता है जो आप ये देख रहे हैं वर्ड भूमंडलीकृत, ये इसी से रिलेट करता है। ओके, तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको इसकी हेडिंग जान लेना जरूरी है। क्यों? कारण बता देता हूं कि अगर आप किसी भी चैप्टर की हेडिंग को आराम से समझ जाते हैं तो आपको 50% जो चैप्टर है समझ में आ जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पहले हेडिंग के ऊपर जाते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या होता है, मीनिंग क्या है। तो पहले बताता हूं, भूमंडलीकृत का मीन होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। तो आप कहेंगे कि सर अब ये आसान वर्ड है तो उससे भी आसान हो तो बता दीजिए। तो बता देता हूं, यहां का मतलब होता प्रभाव पड़ना। अब प्रभाव किस चीज का, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रभाव होता आर्थिक रूप का या आर्थिक व्यवस्था का। ध्यान रखिएगा कौन सा मीन आता है, आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल मीनिंग लिया जाए तो एक प्रभाव पड़ना, एक जगह का अर्थव्यवस्था दूसरी जगह की अर्थव्यवस्था से रिलेट करना, यही भूमंडलीकरण होना होता है। ध्यान रखिएगा, ये सोचिएगा। यानी कि एक जगह में कोई मुद्रा चल रही है, वही मुद्रा दूसरी जगह पे भी चल सकती है या उस मुद्रा से काम हो सकता है। यानी कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक रिलेट हो जाते हैं, एक कहते हैं ना संबंध बन जाते हैं। तो इसी तरह से पूरे विश्व के साथ यही हुआ था कुछ टाइम पहले, यानी कि आज से कुछ सालों पहले ये होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले कोई भी एक देश दूसरे देश से रिलेट नहीं कर पा रहा था। ये कुछ कारणों की वजह से हुआ था। वो कौन से कारण है ये समझना जरूरी है। इस चैप्टर में आपके जो सारे जो दिमाग है ना, ये दिमाग के सारे कपाट खोलने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो यहां का मतलब है पूरे वर्ल्ड में एक अर्थव्यवस्था बन जाना, यानी कि एक जगह की अर्थव्यवस्था दूसरी जगह पे पहुंच जाना। यहां पे एक सामान दूसरी जगह पे पहुंच रहा था, व्यापार से या आने जाने से किसी भी तरीके से पहुंच सकता था। अब आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए या आई होगी। क्या चीजें हैं बता देता हूं। आप यहां पे बैठे हैं और कभी कभी आपने सोचा होगा कि जो मैं आज पिज्जा खा रहा हूं, पास्ता खा रहा हूं, जो भी है, जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है, वो आया कहां से होगा, कभी सोचा है ना। लेकिन हम लोग क्या है, खाने में मजे रहते हैं ना, खाना खाना जरूरी है, उसके ऊपर कौन विचार करे, है ना, सब करते रहेंगे अपने अपने। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी आपने जरूर सोचा होगा। तो मैं बता दूं कि जो आपके जो मान लीजिए पास्ता के ऊपर डिपेंड करता हूं, मैं पास्ता को एक उदाहरण के तौर पे लेता हूं। जो आपका पास्ता है ना वो इंडिया का नहीं है, वो कहीं और से आया। लेकिन आया कैसे, कैसे अभी का नहीं, ये काफी टाइम पहले आया था, याद रखिएगा। तो ये कैसे रेड किया था, कैसे, मतलब कोई व्यापारी आया था या कोई ऐसे बंदा आया था जिसके हाथ में ये पास्ता था, या भारत में ऐसा नहीं हो सकता था क्या? तो ये टेक्निक आई कैसे थी, तो इसी के बारे में बताने वाला हूं। इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक देश से दूसरे देश की तरफ चली गई, दूसरे देश की तीसरे देश की तरफ चली गई। यहां का मतलब है ये माहौल है ना, पूरा वर्ल्ड फिर एक हो गया था। उससे पहले कोई भी देश एक से रिलेट नहीं कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो एक ही अर्थव्यवस्था दूसरे से डिपेंड करने लगी, दूसरी की तीसरे से, तीसरे से चौथे से, ऐसे करके पूरा वर्ल्ड एक हो गया था, एक ही धागे में पिरो दिया गया था, है ना। आसानी से समझ में आ गया हो ना। तो अर्थव्यवस्था को, एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पटकना या एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड होना, ये भी सारे जो है भूमंडलीकरण करना होता है या कि वैश्वीकरण करना होता है। ओके, चलिए अब यहां पे मन में आया होगा कि सर ये वैश्वीकरण हुआ कैसे था, ये भूमंडलीकरण हुआ कैसे था। तो पहली बात आता है व्यापार, जी हां, बिजनेस। अब कैसे, अभी सोचिए। पहले कह सकते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास में लोगों ने कुछ सामान बेचना स्टार्ट किया।
है ना, चाहे एक सामान के बदले दूसरे सामान ले या कुछ कीमत चुकाएं उसके बदले में। तो ऐसा करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल सी जगह पर काम करना स्टार्ट किया। फिर उनका थोड़ा थोड़ा बिजनेस ग्रोथ करने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उस राज्य में बिजनेस करना स्टार्ट किया। फिर उनको लगा कि नहीं, अभी राज्य भी छोटा पड़ रहा है, तो दूसरे राज्य में जाकर वहां पर बिजनेस करना स्टार्ट किया। फिर पूरे देश में, और उस देश में आने के बाद उनकी लालच खत्म नहीं हुआ और उनका मन हुआ कि कहीं और भी जाकर हम लोग बिजनेस करना चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना, अपना सपना तो मनी मनी है, तो हम लोगों को पैसा बहुत चाहिए, तो करेंगे क्या। तो अब क्या करेंगे, एक देश से दूसरे देश की तरफ जाने लगे। अपना बिजनेस होना चाहिए, अपने बेटे पोते पड़पोते लड़पोते जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सब के सब खाने चाहिए, मतलब आराम से बैठ के अपनी जिंदगी जी लें, बस बहुत है। तो अपने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को और जगह पर पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी। तो व्यापारियों ने क्या किया, एक देश से दूसरे देश में जाना स्टार्ट किया, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान लेके जाने लगे, वहां से जो भी बेचते थे और वहां से कुछ चीजें खरीद के अपने देश में बेचने लगे। इस तरह से ये जो है रोटेशन चलने लगा। अब व्यापारियों ने इस पूरी भूमंडलीकृत, मतलब कहने का मतलब इस विश्व को एक बांधने की कोशिश करी, एक धागे में पिरोने की कोशिश करी। तो व्यापार हो गया पहला पॉइंट, समझ में आया। नंबर सेकंड, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, यानी कि एक जगह में मान लीजिए कोई काम हुआ करता था, काम की जो कहते हैं ना, काम बहुत सारा था लेकिन लोग उससे ज्यादा थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि उनको आसानी से काम मिल जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया। पलायन का मतलब समझ में आया ना, एक जगह से दूसरी जगह चले गए और वहां पर रहने लग गए। और वहां पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो भी काम आया हाथे, चाहे खेती करना हो, चाहे फैक्ट्री में काम करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो वहां पर काम करने लग गए थे। तो अब क्या होगा, एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जाने लगी, एक देश के विचार दूसरे देश में जाने लगे। इस तरह से एक देश का अलग अलग देशों के साथ रिलेशन होने लगा, है ना। अब एक यही तो बात है ना कि एक जगह का बंदा कहीं दूसरी जगह जाएगा तो कनेक्शन तो रहेगा ना हमेशा के लिए, कभी ना कभी वापस आएगा। इस तरह से जो है कनेक्शन बनने लगा। नंबर थर्ड, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही, यानी कि अगर बिजनेसमैन कहीं जाता है तो एक जगह की सामान दूसरी जगह पे बेचता है। जब दूसरी जगह पे बेचेगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा ना, चाहे उसके बदले में सामान लो या उसके बदले में पैसे लो, कुछ तो लेगा ना। तो यहां पर पूंजी की बात हुई। पूंजी का मतलब यहां नहीं, पैसे से मतलब नहीं है। पूंजी का मतलब ऐसी कोई चीज जो उसके बदले में दी जाए या उसकी कीमत निर्धारित की जाए, उसे पूंजी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इधर से उधर आने लगी, यानी कि अब एक बात बता देता हूं, जो आलू होता है ना, आलू भारत में उस टाइम नहीं उगाया जा रहा था, ये कहीं और से आया था। ऐसे सोयाबीन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में नहीं उगाई जाती थी, भारत को पता ही नहीं था ऐसी भी चीजें होती है। लेकिन वहां के लोग यहां पर आए कुछ सामान लेकर और वहां पर उन्होंने उगाना स्टार्ट किया। क्यों? अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्यों, ऐसा क्या जरूरी था भाई, यहां पे भी खा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब है ना, लोगों की मन की इच्छाएं होती है ना, जैसे आप लोगों को भी होती है कभी कभी कि आज मन हो गया, आज हम लोग बाहर जाकर पिज्जा खाएंगे या पास्ता खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, मन होना चाहिए। तो वहां के लोग भी सोचा करते थे कि यार वहां पे वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे अच्छा हम साथ में लेके चल लेते, है ना, वहां पर जाके आराम से खाएंगे, जब मन होगा वहां पे खा लेंगे, नहीं तो वहां का सामान तो है ही। ओके, तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, पूंजी इधर से उधर लेके जाने लगे, साथ में कुछ चीजें इधर उधर लेके जाने लगे। इससे क्या हुआ, और भी लोग है ना रिलेट करने लगे, एक जगह की चीज दूसरी जगह से, दूसरी जगह तीसरी जगह, इस तरह से एक साथ में अर्थव्यवस्था एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। समझ में आया, है ना, एक लोगों की सोच दूसरी जगह भी जाने लगी। इस तरह से पूरा वर्ल्ड एक होने लगा। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है कि अगर सर ऐसा हो रहा था तो कुछ ही चीजें जा रही थी क्या उनके साथ, कुछ ऐसा चीजें नहीं गई थी जिससे दूसरे देश की हालत खराब हो सके, या ऐसी कुछ चीजें जो दूसरे देश की प्रगति को और आगे तक बढ़ा लेके जा सके, ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो अभी समझते हैं। हुआ क्या था कि पूरे विश्व में अब यहां पर जो यूरोपियन लोग थे, याद रखिएगा ये यूरोपियन लोग थे ना, इनके यहां पर औद्योगिकरण हुआ था। मैंने पहले बोल दिया था औद्योगिकरण कहां हुआ था, यहां पर हुआ था। और यहां पर सामान इतना ज्यादा तादाद से बनने लगा तो ये सोच रहे थे कि जगह छोटी पड़ जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों की खोज करना शुरू किया, दूसरी जगह पे जाने लगे, है ना, अलग अलग जगह पे वहां पे पहुंचने लगे। जब अलग अलग जगह पहुंचने लगे तो और भी सामान और भी बिक्री होने लगी, तो उनका और लालच बढ़ने लगा।
इस तरह से वहां पर ये पहुंचे। लेकिन उससे पहले पहुंचे कैसे थे और क्या क्या लेके गए थे उसके बारे में विचार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे लाइन आती है प्राचीन काल से ही, मतलब बहुत टाइम पहले, ये 12वीं-13वीं शताब्दी तो बहुत छोटा टाइम है, उससे पहले भी लोगों ने क्या किया, वहां की जो यात्री है वो आने जाने स्टार्ट हो गए, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए, या मतलब कुछ लोग इसलिए जाते थे ताकि बिजनेस हो सके, कुछ शांति के लिए दूर जाना चाहते थे, कुछों को ऐसा लगता था कि कोई दूसरे देश में जाकर वहां पर आध्यात्मिक चीजें मिलेगी, है ना, सुकून मिलेगा, कुछ धर्म की चीजें, नई चीजें जानने को मिलेगी। इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। कुछ लोग उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए, कुछ जगह ऐसी थी जहां पर पिटाई हो रही थी, है ना, कुछ अनुचित जो है चीजें हो रही थी, तो वो सहन नहीं कर पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम लोग यहां से निकल जाते हैं। तो इसी वजह से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे, यात्रा करने लगे। अपनी यात्राओं में ये लोग क्या लेके जाते थे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनको पता होता था कि जरूरत किसी की भी पड़ सकती है। तो ये क्या कुछ चीजें लेके जाते थे, पैसे लेके जाते थे, मूल्य, मान्यताएं मूल्य का मतलब ऐसी कुछ चीजें जिसमें कुछ कीमत हो सके, कुछ मान्यताएं लेके जाते थे, यानी कि ये पूजा करनी है तो वहां पे भी पूजा करनी है, सूरज उगने से पहले उठना या उठना, ऐसी कुछ मान्यताएं या उनके रीति रिवाज वो साथ में लेके गए। हुनर लेके गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई अच्छी तलवार बना सकता है, मान लीजिए यूरोप के किसी भी देश में, स्पेन में तलवार बना सकता है, लेकिन उसका अब वहां पर बिजनेस चल नहीं रहा, तो वो सोचा मैं एशिया की तरफ, भारत में चला जाऊं। तो भारत की तरफ आया तो अपना हुनर लेके आया। यहां पर उसने सोचा कि यहां पे भी लोहा मिल रहा है, क्यों नहीं यहां पे मैं तलवार बनाना स्टार्ट करूं। तो वहां का हुनर यहां तक आने लगा। यही तो अर्थव्यवस्था की खासियत है कि एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था में पनपने लगी थी। ओके, विचार आने लगे, कुछ नए विचार, वहां के लोग यहां पर आकर बताने लगे कि कुछ ऐसा कीजिए, तो क्या पता कुछ नया हो। वहां मान लीजिए मशीनरी स्टार्ट हो गई थी, भारत में मशीनरी नहीं थी, भारत में वहां पे अभी भी लोग हाथों से काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे मशीनें काम कर रही थी। वहां के लोग भारत में आए तभी पता चला कि मशीनें एक नाम की भी कुछ चीजें होती हैं। तो वहां के विचार यहां पर आने लगे, आविष्कार आने लगे, यहां तक की, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक जगह के कीटाणु, बीमारियां भी दूसरी जगह पे आने लगी। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, यहां पे लोग पहले ना डायरेक्ट ये रास्ता हुआ करता था, इस तरह से यहां पर ये पहुंचने लगे, लेकिन कुछ चीजें, दिक्कतें होने की वजह से ये लोगों ने क्या किया, समुद्र का रास्ता अपना लिया भारत पहुंचने में। मैं डायरेक्ट भारत की ही बात कर रहा हूं, ऐसे तो पूरे विश्व के साथ हो रहा था, कभी अमेरिका, कभी रशिया, उस तरह पे चीन वगैरह, यहां पे हर जगह ये जाने लगे थे लोग, यूरोप के लोग, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत सारी चीजें साथ में लेके जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर कुछ तो खरीदारी करेंगे। तो उस वक्त एक मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कुछ कोड़ियां होती थी। उस समय मालदीव में ये कोड़ियां बहुत अच्छे से कहते हैं ना, एक जरिया था कुछ खरीदने का, जैसे अभी आज के टाइम में रुपया होता है ना, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का, 1000, इस तरह का एक, है ना, जरिया होता है। तो उस समय ये मालदीव में ये कोड़ियां होती थी इस तरह की। आज आपको अपने घर पे देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे ये कोड़ियां दिखती है। ये पैसे या मुद्रा का रूप लिया करती थी, यानी कि ये पैसे और मुद्रा की तरह से काम लिया जाता था, यूज लिया जाता था। उस समय यूरोप के लोग अगर मालदीव आते थे सामान बेचने के लिए, उसकी जगह वो कोड़े लेके जाते थे साथ में। ओके, वहां के सिक्के यहां पर बेच दिया जाता था, इस तरह से ये चलता रहता था। अब मैंने क्या बोला कि अब लोग जब जो रास्ता था, है ना, वहां पे कुछ दिक्कतें होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र का रास्ता अपना लिया। तो यहां पर एक फोटो है जो आप देख सकते हैं, इस फोटो पे आपकी बुक में ही है ये जो ये चित्र है, उसमें चित्र पे लिखा है कि स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र है, गोवा संग्रहालय में पड़ा है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे एक जहाज है जहां पर कुछ लोग हैं, उस जहाज में आ रहे हैं दूसरी जगह पे, है ना सॉरी। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं सदी के बाद की स्मृति कलाओं पर जल पोतों की तस्वीरों से एक काल में समुद्री व्यापार का महत्व का पता चलता है ना। ये ऐसी कुछ चीजें थी जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि समुद्र से बिजनेस होना स्टार्ट हुआ, व्यापार समुद्र से किया जाने लगा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में आता है कि सर अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो ऐसे कुछ चीजें तो थी जो एक जगह से दूसरी जगह पे इस्तेमाल हो रही थी, या कुछ फेवरेट चीजें, है ना। कहने का मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी वस्तुएं जो दूसरे देश पसंद कर रहे थे, लेकिन दूसरे देश में वो चीजें नहीं थी। तो क्या एक वे था इस जगह से दूसरी जगह पे जाने का?
तो बता देता हूं, पहला आता है रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। अब रेशम क्या होता है? आपने कभी सुना होगा रेशम की साड़ी होती है, बिल्कुल ये जो साड़ी होती है बहुत ही अच्छी होती है, उसके रेशम के जो कपड़े हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन होता क्या बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये अंडे के जैसे हैं, आपको आराम से दिख रहा होगा, लेकिन ये कुछ एक कह सकते हैं ना कीट होता है, उस कीट के ना लार्वे से ये जो है ये बनते हैं। ओके, उसके लार्वे से जाले बनते हैं और जाले से इसमें रेशम का धागा बनता है और इस धागे से हम लोग क्या कहते हैं, रेशम के कपड़े बनते हैं। ओके, तो उस वक्त में ये जो रेशम जो था ये बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा, वो खरीदना चाहते थे। ठीक है, और ये मिलता कहां था बता दो, पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क, रेशम कीजिए सिल्क कीजिए कह दीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर क्या होने लगा कि जो रेशम है वो एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे पहुंचने लगा, क्योंकि यहां के लोगों को पता होने लगा चाइना इंडिया के आसपास की जो जगह है यहां पर ज्यादा उगाया ये रेशम के जो धागे बनने लगे थे, रेशम के कपड़े बनने लगे थे। तो ये लोग जानते थे कि हमारे यहां पर देश में इसका स्कोप नहीं है, हमें तो बाहर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस जगह को इस सामान को दूर दूर पहुंचाना स्टार्ट किया, है ना, यूरोप कैसे अफ्रीका की तरफ। तो उन्होंने ऐसे रास्ते अपनाने स्टार्ट किए जो उनके लिए आने जाने में सुविधा दे सकें और अपना जो सामान है आराम से बेच सके। तो उन्होंने क्या किया, जमीन या समुद्र जो अच्छा लगा उस रास्ते से जाने लगे, से होकर गुजरने वाले जो रास्ते थे जिससे ये जो है ये मतलब रेशम लेके जा रहे थे, उसको इन्होंने क्या बोलने लगे, रेशम मार्ग बोलने लगे, है ना। न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे में जोड़ने की कोशिश की, बल्कि अफ्रीका, यूरोप और दूसरे देशों को भी इन्होंने जोड़ने की कोशिश की। आया समझ में? मैं बता देता हूं, यहां पर जमा लीजिए, यहां पर रेशम की उगाई हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको और जगह तक पहुंचाने की कोशिश की, है ना। जब इस रास्ते पे उनको दिक्कत होने लगी तो उन्होंने क्या किया, रास्ता बदल लिया और रास्ते से क्या किया, समुद्र के रास्ते से ये दूसरी जगह पहुंचने लगे। अफ्रीका हो गया, अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, वहां तक पहुंचने लगे अपने सामान को बेचने के लिए। तो उन्होंने कुछ नए नए रास्ते खोजे और उस रास्ते से उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशम मार्ग या चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि अगर रेशम मार्ग सिल्क रूट के बाद में अगर कुछ और भी चीजें थी ना जो बिक रही थी, तो बिल्कुल बता देता हूं, ये चीनी माटी के जो ये बर्तन हुआ करते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे थे, क्योंकि कुछ यूनिक चीजें होती, लोगों को पसंद होती हैं, वो लेना चाहते हैं। इसी हिसाब से ये सारा बिजनेस होने लगा। तो चीनी पोट्री, ये जो चीनी पोट्री है वो भी लोगों को पसंद आ रही थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ये भी जाने लगी। भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। मतलब उस समय जो भारत है ना, ये भारत और यहाँ के आसपास की जो जगह है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे मसाले हुआ करते थे और साथ में अच्छे कपड़े यहाँ पे मिलते थे। तो ये लोगों को, जो दूसरे देशों के लोग हैं, उनको पसंद थे ये चीजें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की और यहाँ के जो लोग हैं वो भी उन्होंने कोशिश करी कि कई अलग अलग जगह जाकर इनको बेचा जाए, मुनाफा ज्यादा होगा। तो मुनाफा ज्यादा होगा तो हमारे पड़ पोते लड़ पोते और जितने भी होते वो सब क्या होंगे, खुश होंगे और बैठे बैठे खाते रहेंगे। फिर क्या हुआ, अब यहां पर जाने के बाद वापस क्या हुआ कि वहां से जो जितने भी चीजें मिलती थी उनको अपने साथ में लाकर वापस इंडिया में या कहीं पे भी जाकर वो अपने देश में जाकर उसका डिस्ट्रीब्यूट या कह सकते हैं उसके बारे में बताते थे कि वहां पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, और उस चीजों को अपने देश में भी चलाने की कोशिश करने लगे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातु यूरोप से एशिया पहुंचने लगी। यहाँ की जो चीजें हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगी, यहाँ का जो सामान है वो यहाँ पर, और यहाँ की कीमती चीजें वापस यहाँ पर। इस तरह से जो है एक रूट बन गया, है ना, व्यापार का एक जरिया बन गया। और इसी को कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर मेलजोल बिठाने लगी थी, है ना, दोनों का रिलेशन होने लगा था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब आप कहते हैं कि सर सिर्फ व्यापार, है ना, कुछ और भी तो बताइए। तो बिल्कुल बताते हैं, व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे? भारत पहले कहा जा सकता था कि भारत में पहले हम लोग जैसे आज बोलते हैं सनातन धर्म, तो उस समय एक ही धर्म, जैसे शिव को मानना, वैष्णव जो होते हैं विष्णु को मानते, इस तरह से माना करते थे। उनको पता ही नहीं था कि दूसरे धर्म भी होते हैं। लेकिन कुछ व्यापार करने वाले जो लोग उधर जाते थे तो उनको लगता था यार ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये क्या कर रहे हैं,
है ना, क्योंकि वो तो सूरज को देख के हाथ जोड़ते, दूसरे नहीं जोड़ रहे थे। तो ये हो क्या रहा था, वहां की संस्कृति कुछ अलग थी, है ना, इधर होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, उधर कुछ और अलग तरह से जो है मनाया जा रहा है। तो वहां के कल्चर अलग था, यहाँ का कल्चर अलग था। तो दोनों के कल्चर आपस में मिलने लगे तो पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो यहां पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा, ईसाई मिशनरी आने लगी, बाहर से जो धर्म के प्रचारक हैं वो या तो ये सोच के आने लगे कि वहां पर जाकर कुछ और सीखने को मिलेगा, या फिर ये इसलिए आने लगे ताकि वहां पे भी लोगों को बताया जाए कि इस तरह से कुछ करो तो आपको भला हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। मुस्लिम धर्मोपदेशक भी एक जगह से दूसरी जगह पे आने लगे। अब देखिएगा, अब ये सारी चीजें हो गई तो हम लोग कभी कभी बात करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। तो भगवान बुद्ध ने भी अपने जो है बौद्ध धर्म को इधर उधर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध ने तो रास्ता बताया था, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो चाहते थे कि ये जो धर्म है वो और विश्व में फैले ताकि लोगों को सच्चाई पता हो। तो इसी तरह से पूरी भारत में भी वो धर्म ज्यादा से ज्यादा उपजने लगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे लोग, है ना, जो धर्म प्रचारक हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो भी पहुंचने लगे। अब इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि एक देश का धर्म दूसरे देश की तरफ जाने लगा, दूसरे देश का धर्म तीसरे देश की तरफ। इस तरह से एक रोटेशन बन गया और वहां के लोग उधर दूसरी जगह पे बसने लगे। तीसरी दुनिया में चौथे जो लोग हैं, चौथे देश के लोग हैं, वो पांचवें देश में बसने लगे। इस तरह से ये रोटेशन बनने लगा और यहाँ के लोगों ने जाना कि अच्छा उस देश में ऐसा होता है क्या। जैसे आज हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का जो भारत का जो हम लोग कहते हैं ना, हिंदू पत्रिका के हिसाब से हमारा जो न्यू ईयर है वो चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्र का पहला दिन होता है, हम लोग न्यू ईयर उस टाइम मनाया करते थे पहले। लेकिन जो यूरोप के लोग भारत में आए तो उन्होंने पूरा उसको सिस्टम को चेंज कर दिया। पहले तो इतना ज़्यादा जल्दी से चेंज नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ। लेकिन आज हम लोग 1 जनवरी को हम लोग नया साल मनाते हैं। यही तो भूमंडलीकरण का इफेक्ट है, प्रभाव है। समझ में आया ना, अब तो आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भोजन की यात्रा। ये तो बहुत आप लोगों के लिए मजा आने वाला, मतलब ये टॉप पॉइंट तो जो है आप लोग कहेंगे कि हाँ ये सही टॉप पॉइंट होने चाहिए। भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा कैसे, भोजन खुद चल के जा रहा था क्या? नहीं, यहां पे एक वर्ड आता है संपेगेती और दूसरा था आलू, है ना। समोसे में आलू होना जरूरी है, उसी तरह मतलब भोजन होना जरूरी है लोगों के लिए। तो एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जब जा रहे थे तो साथ में अपने साथ में खाने पीने के सामान भी लेके जा रहे थे। और ये खाने पीने का सामान वो नहीं होता था कि कुछ रास्ते पे गए और वहां पे खत्म हो गया। ये कुछ चीजें साथ में लेके जा रहे थे, जैसे बीज होना। उनको पता था कि 1-2 साल भी लग सकते हैं, वापस आने में टाइम भी लग सकता है। तो क्या अपने साथ में बीज लेके चले जाए, ऐसे कुछ सूखे सामान लेके गए जो करीबन 1-2 साल तक चल सके, है ना। तो एक जगह की चीजें दूसरी जगह पे जाने लगी। तो ध्यान रखिएगा, नई फसलों के बीज पहुंचने लगे एक जगह से दूसरी जगह तक। कुछ ऐसी चीजें पहुंचने लगी जो झटपट से तैयार हो जाती थी, एकदम रेडी हो जाती थी कुछ ही टाइम में। तो झटपट से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चाउमीन हो गया, है ना, पास्ता हो गया, इस तरह की चीजें, नूडल्स हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि 5-10 मिनट में ये बन जाते थे, ताकि व्यापारियों को जल्दी से, मतलब एक जगह से ज्यादा टाइम पर रुकना नहीं पड़े, वो फटाफट आगे पहुंच सके, अपनी जो डिस्टेंस है वो पूरा क्लियर कर सके जल्दी, कम टाइम में। ओके, तो इसलिए वो क्या करने लगे, अपने साथ में सामान लेके जाने लगे। अब इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को ना खुला छोड़िए। अब सोचिए कि इंडिया में जो है बाहर से विदेश के जो लोग आ रहे हैं वो साथ में खाने के सामान लेके आ रहे हैं। तो अब इंडिया वाले भी देख रहे हैं कि ये है क्या। हमारे यहाँ तो पहले कुछ ऐसा था नहीं। हमारे यहाँ पे सोगरे होते हैं, सरसों का साग होता है, मक्के की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है ना, इस तरह की सारी रोटियां हैं। लेकिन ये क्या है यार, ये कौन सी बला है, ठीक है। तो लोग जानने लगे अच्छा ऐसा। फिर वो बाहर के लोग समझाने लगे कि देखिए ये इसको ऐसे बनाया जाता है। देखिए जो नूडल्स थे वो चीन से पश्चिम में पहुंचे थे, यानी कि चाइना नूडल्स को बनाता था। उसमें चाइना को समझ में आ गया नूडल्स कैसे बनाते हैं। उसने क्या किया, बाहर जाने लगे। जब लोग बाहर जाने लगे तो साथ में नूडल्स के पैकेट लेके जाने लगे। और जब बाहर गए, पश्चिम का मतलब समझ में आ रहा है, पश्चिम का मतलब यूरोप की तरफ जाना। जब ये पश्चिम की तरफ जाने लगे तो यूरोपियन लोगों को लगा यार हम तो अलग कुछ खा रहे हैं, ये क्या नया चीज है। तो उन्होंने ट्राई किया, अच्छा लगा तो उनसे टेक्निक सीखी कि कैसे नूडल बनाया जाता है। ओके, दूसरी देख, वहां उन्हीं से संपेगेती का जन्म हुआ। अब देखिए नूडल्स और फिर हम लोग कहते हैं चाउमीन, है ना। नूडल्स अलग होते हैं, थोड़ा सा चाउमीन अलग होता है, मैगी जो होता है वो अलग होता है। उसी तरह का होता है संपेगेती। हम लोग कह सकते हैं चाउमीन हो गया,
मैगी हो गया, वो संपेगेती टाइप का होता है। ओके, तो ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। पास्ता की बात करते हैं, जो आखिरी पास्ता, मतलब ऐसा नहीं है, ये जो पास्ता आया कहां से वो भी मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी ध्यान तो रहेगा, कहीं होटल में चले गए और पूछ लिया कि ये पास्ता कहां से आया, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप लोगों को पता हो। ये जो पास्ता है वो अरब यात्रियों के साथ आया था, अरेबियन जो लोग थे उनके साथ आया था। कब? 5वीं सदी में याद रखिए 5वीं सदी में आया था। और वो कहां तक पहुंचा था? सीसली पहुंचा था। सीसली क्या है? एक सीसली इटली का टापू है, वहां तक पहुंचा था। अरेबियन लोग इटली के टापू पहुंचे थे, वहां से जहाज में बैठकर अलग अलग जगह पे चले गए। वहां से ये जो पास्ता है वो आखिरी पास्ता नहीं रहा, और पूरे वर्ल्ड में ये पास्ता फैल गया। और आज हर कोई जो है आराम से बैठ के पास्ता खाता है। ओके, तो ये जो है भोजन की यात्रा इस तरह से होने लगी। एक देश का खाना दूसरे देश में जाने लगा, दूसरे देश का तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में ये चीजें फैल गई। यही तो है भूमंडलीकरण। समझ में आया? वैश्वीकरण होना, यानी कि हर एक चीज दूसरे देश में मिल जाना। हर एक चीज जो एक देश में मिलती है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, कितने भी देश हैं वहां पर मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग कहते हैं कि जब एक सामान दूसरी जगह पर पहुंच रहा था तो उसके बदले में आ क्या रहा था? तो मैंने कहा कभी कभी पैसे, लेकिन मैंने कब पूंजी वर्ड लिया है यूज। पूंजी का मतलब है कि कोई भी चीज हो सकती है जो कीमती हो, उसके लेवल की हो, उसकी बराबर की हो, वो चीज हो सकती है। तो देखिए कहा यहां पे कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, वो यहां पर कुछ सामान बेचने के लिए आए हैं। तो ये आदमी कहता है कि मेरे पास ये है, आप मुझे ये सामान दे दो, उसके बदले में मैं आपको ये दे देता हूं। अदला बदली कर लेते हैं अगर आपको सही लगे तो उसको भी लगा कि हाँ यार ये सामान सही है, मैं ये सामान लेके अपने देश में जाकर बेचूंगा तो वहां का, यहां से पैसे नहीं लेके जाने पड़ेंगे, वहां अपने देश के खुद के पैसे मिल जाएंगे। यहां से लेके जाऊंगा, वहां पे कौन कन्वर्ट कराएगा? आज के टाइम में जितना कन्वर्ट हो जाता ना, वहां से यूरो लेके आओ, भारत में रुपया में चेंज हो जाएगा, वहां पे कोई ऐसा चेंज करने का सिस्टम नहीं था। ओके, तो ये समझदार थे। तो उन्होंने सोचा कि यहां का सामान वहां पे लेके जाके बेचना मजेदार रहेगा, और वहां के पैसे भी हम लोगों को मिल जाएंगे, अपने देश के खुद के पैसे मिल जाएंगे। तो इसने अदला बदली करना स्टार्ट किया। ध्यान रखिएगा, ये वेनिस का एक फोटो है जहां पे ये अदला बदली हो रही थी। नेक्स्ट आता, देखिए अब यहां पर दिमाग में आता है कि सर अब यहां पर हमने पास्ता के बारे में सुना, नूडल्स के बारे में सुना, अब यहां की जो सब्जियां हैं क्या वो भी बाहर से आई थी? चलिए देख लेते हैं। आलू हो गया, सोयाबीन जो आप खाते हैं, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसी बहुत सारी खाद्य चीजें दूसरे देश से हमारे यहाँ पर 500 सालों से पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थी, लेकिन ये कुछ टाइम पहले ही भारत में आई। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें हमारे पूर्वज जानते ही नहीं थे होता क्या है, ये कौन सी बलाओं के नाम है, वो बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग आए तब पता चला। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, यस जनाब को जानते हैं, कोलंबस, इसने जब पहले लोग एशिया के लोग यूरोप में आ रहे थे, यूरोप के लोग एशिया में आ रहे थे स्थल मार्ग से, यानी कि जमीन रास्ते से, लेकिन बीच में कुछ पंगा हो गया जिसकी वजह से उन्होंने नए रास्ते खोजना स्टार्ट किया। तो ये जो व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने नदी का रास्ता अपनाने की कोशिश की। उसने कहा कि नदी के रास्ते से हम लोग एशिया के अंदर एंटर करेंगे, वहां का सामान इधर लाएंगे, इधर का सामान उधर बेचेंगे, है ना। ये जनाब ने कोशिश करी और उसने अपने साथ में कुछ सामान लेके गए ताकि जो रास्ता है वो आराम से कट जाएगा, और करीबन 4-5 साल का सामान साथ में लेके गया था ये। उसने क्या किया, गलती से वो कुछ नई जगह पे पहुंच गया, है ना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, वो जाना तो उसको एशिया में था, लेकिन वो गलती से अमेरिका की तरफ चला गया, है ना। मैं आपको बता देता हूं, आई थिंक मेरे पास मैप होगा, मैं उसके ऊपर बता देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ओके, ये रहा मैप। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे यूरोप के लोग थे, यहाँ पर क्रिस्टोफर जो कोलंबस था वो निकला था, क्योंकि पहले यहाँ पर बिजनेस आराम से हुआ करता था, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से ये रास्ते बंद हो गए। तब यहाँ पर यूरोप को लगा कि यार अब वो सामान तो चाहिए जो दूसरी देश का था, तो करेंगे क्या। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, क्यों नहीं हम उस समुद्र के रास्ते से जाएं, कुछ ना कुछ खोज करेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था यहाँ से सारा लेते 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 यहाँ पहुंचा, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका ध्यान भटक गया होगा, क्या पता कुछ हुआ, वो यहां से वो इधर पहुंच गया। जाना तो इधर था भाई साहब को सॉरी,
लेकिन वो अमेरिका की तरफ पहुंच गया और कुछ नई जगहों का पता लगा उसने। उसको यहां का पहली बार उनको पता चला कि ऐसी कोई जगह है, नहीं तो उनको पता ही नहीं था, उनके नक्शे में था ही नहीं कि ऐसी की कोई जगह थी। उनको तो पता था ये एक ऐसा जगह है, एक यूरोप है, भारत है ना, उसके बारे में वो इतना ही जान रहे थे। लेकिन उन्होंने पहले नए देशों की खोज की, वो थी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ओके, समझ में आया ना ये बात? चलिए अब उसको पहुंचाते हैं अपनी जगह पे, कोलंबस को। कहां है कोलंबस? ये रहा। अब ये कोलंबस क्या हुआ, गलती से दूसरी जगह पहुंच गया जिसका नाम अमेरिका रखा गया। और यहां पर अमेरिका का मतलब क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप, जो आसपास की सारी जगह हैं वो उसका सारे को सारे उसने अमेरिका बोला वहां पर जाके। ठीक है, दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन के हमारे पास आए थे। यानी कि जो ये चीजें देख रहे हैं, आलू, सोया, मूंगफली, मटर, टमाटर, ये जो सारी चीजें थी वो अमेरिका के लोग बोल रहे थे। और उसके पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता ही नहीं था कि अमेरिका में भी ऐसी चीजें हो रही थी। वहां का सामान यूरोप में पहुंचा, यूरोप से एशिया में पहुंचा और ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये सारा चीजें हो रही थी, इधर से सामान इधर पहुंच रहा था, फिर क्या हुआ कि कुछ देशों को ऐसा सामान पसंद आया ना, कुछ सामान उनके लिए जिंदगी बदल दी, है ना। कैसे कि कहीं ऐसे कुछ देश थे जो जैसे मान लो विदेश में एक, मान लीजिए किसी भी सब्जी का नाम ले लेता हूं, कोई भी सब्जी आज की, और उनको लगता है कि उनके देश में आराम से बोई जा सकती है और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं और जल्दी से उग जाएगी और हम लोगों का भरण पोषण हो जाएगा। इस तरह से वो डिपेंड होने लगे। अमेरिका में जो आलू बोने लगे थे, अमेरिका से जो आलू लेके आए थे, वो कहीं दूसरे देशों में उनकी जिंदगी का एक जरिया बन गया था। अब देखिएगा, साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल गई, क्योंकि आलू आराम से मिलने लगा, आराम से उग जाता था, ये सारी चीजें हो जाती थी, है ना। उनकी जिंदगी बदल गई और वो इनसे ऊपर डिपेंड होने लगे। उनका खान पान अच्छा होने लगा, भोजन बेहतर होने लगा, उनकी उम्र बढ़ने लगी। जब खाना अच्छा खाएंगे तो उम्र बढ़ेगी, इस तरह से होने लगा। लेकिन एक दिक्कत हुई। वो क्या थी? आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसी जगह थी जहां पर आलू के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे। यहाँ के काफी लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे वो आलू उगाने लगे और आलू से उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, लेकिन आलू ही खाने लगे थे। और उसकी वजह से एक चीज हो गई, वहां पे एक अकाल पड़ गया। देख लीजिए क्या है ये। 1845 की बात है कि यहाँ पर फसल के, यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं कि आलू कहीं मिल जाए, है ना, वहां पर ढूंढ रहे हैं। तो ये आलू की जो है बच्चे खोद रहे हैं। ये देखिए बात है 1845 से लगा कि 1849 के बीच में, जब भारत 1857 की क्रांति के पास में मौजूद था, उस समय यहां पर एक भयानक आयरिश आलू अकाल पड़ा। मतलब अकाल ऐसा पड़ा कि आलू थे ही नहीं, आलू खत्म हो गए। मतलब अगर आप आलू उगाओगे तो आलू उग ही नहीं रहे थे। ऐसा भयंकर भूकंप पड़ा और वहां के आयरलैंड के जो लोग हैं उसी के ऊपर डिपेंड थे, आलू के ऊपर ही डिपेंड थे। अब आयरलैंड के लगभग करीबन, यहां पे देखिएगा, 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। 10 लाख उस वक्त, है ना। और इससे दोगुना लोग काम की तलाश से अपना घर छोड़कर दूसरे इलाके में पहुंचने लगे। अब उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस चेंज कर लिया और दूसरी जगह पहुंचने लगे। दूसरी जगह पहुंचने उसको पता लगा कि यहां पे तो आलू उग रहा, तो वहां पे आलू उगाने स्टार्ट कर दिए। इस तरह से आलू है जो धीरे धीरे आगे पहुंचने लगा, एशिया में पहुंचा, भारत में पहुंचा, फिर समोसे में पहुंचा और फिर आपके पेट में पहुंचा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विजय, बीमारी और व्यापार। अब आपके दिमाग में आया सर आलू पहुंच गया, बिजनेस पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, लेकिन ये लोग हथियार लेके पहुंच गए, उसका क्या, है ना। उन्होंने हमला भी तो किया भारत के ऊपर वगैरह, बहुत सारे देशों के ऊपर, बिल्कुल किया। अभी बताते हैं। 16वीं सदी में जब यूरोपियन जहाज, मतलब यूरोप के ये लोग, यहाँ के यूरोप के लोग, है ना, एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। पहले तो कोलंबस इधर चला गया था, वास्को डी गामा जहाज जो था वो बराबर यहाँ पे पहुंच गया था, है ना। ये एशिया के पास पहुंचे, वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका के पास पहुंच गए थे। ओके, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। फिर ये लोग आपस में कनेक्ट होने लगे, तो उनको लगा ये पूरा वर्ल्ड एक ही तो है, हम लोग एक जैसे हैं, मतलब हम लोग बिजनेस कर सकते हैं बहुत आसानी से तरीके से। तो उनको बहुत छोटी जगह लगने लगी अब तो। ओके, इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार था। मतलब कहने का मतलब ये लोग बस इतना जानते थे, इस तरह यहाँ पे बिजनेस करेंगे, यहाँ का यहाँ बिजनेस करेंगे, उनको पता ही नहीं था दूसरी भी जगह होती है ना, कुछ नहीं पता था। यहाँ पर हिंद महासागर में ही बिजनेस जो है फैल फूल रहा था बहुत अच्छे से।
तरह तरह के सामान इधर आ रहे थे, ज्ञान, परंपराएं, बहुत सारी चीजें इधर उधर आ रही थी, लोग कुछ नई चीजें सीख रहे थे। ठीक है, इसी हिसाब से सारी चीजें चल रहे थे। और उसी टाइम में कुछ नई जगह को बारे में पता चला लोगों को जब कोलंबस निकला था। अब देखिए, अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का कोई नाता नहीं था। जो ये अमेरिका है ना, उससे ना तो अमेरिका के लोगों को पता था कि यहां पे यूरोप, एशिया वगैरह ऐसी जगह हैं, ना यूरोप के लोगों को पता था कि अमेरिका नाम की भी कोई जगह है या ऐसी कोई लोग भी रहते हैं, है ना। लेकिन 16वीं सदी में विशाल भूमि और बेसाफ फसलें और खनिज पदार्थ एक हर जीवन को एक नया रूप दे दिया था। मतलब ये जब यूरोप के लोगों को बारे में, इसके अमेरिका के बारे में पता चला, तो कोलंबस ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी टाइम में स्टडी करी इस जगह पे। तो उन्होंने थोड़ी स्टडी की और पता लगाया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे खाना है, यहाँ पे सोना चांदी मेटल्स वगैरह सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यूरोप के लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा कि अच्छा ऐसा कुछ है तो हम उसके ऊपर अधिकार करेंगे, हम जाकर वहाँ पर हमला करके हम अपने अंडर में ले लेंगे। और कुछ यूरोप के देश मानने लगे कि वहाँ के लोगों को दोस्त बना लेंगे और वहाँ पे बिजनेस करेंगे, है ना। इस तरह से उनके दिमाग में ये घोटाला चल रहा था। चलिए, आज क्या पेरू कहां है ये बता देता हूं। ये रहा पेरू, आज का पेरू और मैक्सिको, ये रहा मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपत्ति को बढ़ाया। मतलब इन लोगों ने क्या किया, ये यूरोप के लोगों ने यहां पर पहुंचे, ये लोग यहां पर पहुंचकर बिजनेस करना स्टार्ट किया, फिर इन लोगों को अपने अंडर में कर लिया जैसे भारतीयों को किया था। यहाँ के जो सामान हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ के सामान को उठा कर अपने अपने जगह पे लेके चले गए। यहाँ पे अच्छी अच्छी जो खाने थी, खानों में चांदी सोना बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल रही थी, वो अपने यूरोप में पहुंचाने लगे। इससे उनके देश को क्या हुआ, फायदा हुआ और अपना बिजनेस को ग्रोथ किया और बहुत ऊपर तक पहुंच गए। पश्चिमी एक हिस्से के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान मिली। मतलब ये बिजनेस तो पहले यहां से कर ही रहे थे, है ना, उनको ये फायदा तो हो ही रहा था। अब यहां से जो सामान ज्यादा आ रहा था, उन्होंने क्या किया, इस सामान को यहां से लेकर आगे भेजने लगे और ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने लगे। 17वीं सदी में आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में बहुत सारी कहानियां, किस्सा सुनाया जाने लगा। मतलब अब उनको यूरोप के लोगों को बताने जाने लगा। कुछ लोगों ने कहानियां बना दी कि जो दक्षिणी अमेरिका है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग तरह की ऐसी चीजें जो आपने जिंदगी में नहीं देखी, अगर वो मार्केट में बेची जाए तो बहुत पैसे में बिकेगी। तो यहाँ के लोगों को, यूरोपियन लोगों को लालच आने लगा, यहाँ के व्यापारियों को लालच आने लगा। वो अब यहाँ पर पहुंचने लगे, किसी भी हालत में उसको हत्याना चाहते थे, चाहे कुछ भी लगाना पड़े, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, ये करेंगे, है ना। ये क्योंकि एक लालच बहुत बुरी बला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, 16वीं सदी के मध्य में आते आते पुर्तगाली, स्पेनिश सेनाएं वहां पर पहुंचने लगी। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर देखिए स्पेन यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये इंग्लैंड है। तो अब यहाँ पे क्या किया, जो यूरोपियन लोग हैं यहाँ पर पहुंचना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पे साथ में सेनाएं लेके जाने लगे। क्या पता वहाँ के लोगों ने हमला कर दिया तो, हमें वहाँ रहना नहीं दिया तो ये सेनाएं साथ में लेके जाने लगे। कुछ लोग बंदूकें लेके जा रहे थे, कुछ अलग तरह के हथियार लेके जा रहे थे। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अमेरिका में अपनी छाप देना उन्होंने स्टार्ट किया। अलग अलग जगहों ने, इंग्लैंड ने अलग जगह पे, स्पेन ने अलग जगह पे, फ्रांस ने अलग जगह पर अपना अधिकार बनाना स्टार्ट किया। यूरोपियन सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं, कुछ और दिमाग लगाकर भी आ रहे थे, है ना। ये स्पेनिश विजेता को देखिए, अब स्पेन के जो लोग थे, स्पेन के जो सेना थी, वो कुछ अलग तरीके की टेक्निक अपनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो नॉर्मल हथियार बंदूक लेके नहीं गए थे। उनको पता था कि ये बंदूक लेके जाएंगे, हमारे ऊपर हमला करके हमसे ही छीन के हमें भी उड़ा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ नए तरीके के हथियार बनाना स्टार्ट किया। हथियार तो नहीं कह सकते, उन्होंने कुछ चीजों को हथियार के तौर पे यूज किया। उन्होंने क्या किया, चेचक जैसे जो रोग हुआ करते थे, उनको क्या किया, अपने साथ में लेके गए, कुछ बीमार चीजें अपने साथ में लेके गए और वहां तक जो है यहां पर स्टार्ट हुआ और ये अमेरिका तक पहुंचाने लगे। अब सोचिए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना चाइना में हुआ था और चाइना से होते होते पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जहां की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी वहां को ज्यादा इफेक्ट किया। समझ में आ रहा है, पहली बार कोरोना का जिन्होंने फेस किया उनको तो हालत बैंड बजा दी थी, उनकी हालत खराब कर दी थी, खस्ता कर दी थी। इसी तरह स्पेन के लोगों ने क्या किया, अपने यहां पर जो चेचक की बीमारी फैली थी, उनको तो पता था चेचक बीमारी है, नॉर्मल से सही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जी चेचक का रोग फैला दिया।
वहां पे चले गए। तो वहां के लोगों को पता ही नहीं था चेचक नाम की क्या बीमारी होती है, क्या बला है ये, कैसा होता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उस चेचक को झेल सके, क्योंकि चेचक पहले हुआ ही नहीं था वहां पे, कभी नहीं हुआ था, है ना। तो इसलिए देखिए वहां के सैनिक और अफसरों के साथ वहां पर चेचक भी पहुंच गया हाथों हाथ। जब चेचक वहां पर पहुंचा, लाखों साल से दुनिया में जो अलग थलग जो ये देश रह रहा था ना, वहां के अमेरिकन लोगों को ये चेचक रोग हो गया। और यूरोप से आने वाली बीमारियों से ये बचने के लिए उनकी जो कह सकते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था उनके देश में ऐसे रोग हुआ नहीं करते थे, तो कुछ नॉर्मल टाइप के रोग हुआ करते थे, कुछ अलग तरह के रोग हुआ करते थे। तो वो उनसे जो है उनकी बॉडी जो है यूज्ड टू थी, वो बॉडी उनको पता था उनका शरीर है उसको आराम से झेल सकता था। लेकिन यूरोप से आने वाली बीमारियां वो नहीं झेल पाए। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी भूख का ही साम्राज्य था। मतलब कहने का मतलब है, क्योंकि एक देश दूसरे पे हमला कर रहा था, दूसरा तीसरे पे हमला कर रहा था, इस तरह से जो है पंगे चल रहे थे, जिसकी वजह से भूखमरी आ गई, है ना, बिजनेस ठप होने लगे। इस तरह से शहरों में बेहिसाब भीड़ होने लगी, लोग होने लगे, बीमारियों का बोलबाला होने लगा। इसी वजह से वो दूसरे देशों की खोज करने लगे, दूसरी जगह से जाने लगे, वहां पे लोगों के ऊपर हम अपना प्रभाव देने लगे, उपनिवेश बनाने लगे। अब उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहां पर जाकर अलग अलग रोग फैलाने स्टार्ट किए, ताकि वहां की जमीन मिल सके, वहां की खानों में जो पैसा है वो मिल सके। तो वहां पे इन्होंने रोग फैला दिया, और ये रोग ने कुछ ही टाइम में पूरे अमेरिका को लगभग साफ कर दिया। वहां के कुछ ही अमेरिकन लोग थे जिन्होंने इस बीमारी को सहन किया, बाकी के लोग इसको सहन नहीं कर पाए और मारे गए। धीरे धीरे उनको पता चला इस चेचक के रोग को इस तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अब पहले उनको पता नहीं था कि इसको रोका कैसे जाए, क्या करना चाहिए, इस बीमारी को कैसे भगाया जाए, उनको नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे उनको बारे में पता चला, तब तक इन यूरोपियन देशों ने वहां पर कब्जा कर लिया। ओके, फिर धीरे धीरे भूखमरी बढ़ने लगी यूरोप में, क्योंकि ये लोग दूसरी जगह पे जाकर हमला कर रहे थे, हमला करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उसकी वजह से लोग बीमारियां होने लगी, एक लोग दूसरी जगह पे जाने लगे, वहाँ पे कह सकते हैं ना, जैसे कि हम लोग एक वर्ड आता है कि गुलाम बनने लगे, है ना, ताकि उनका काम हो सके। इसी बीच में एक धार्मिक टकराव भी होने लगा। धार्मिक, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से पंगे लेने लगे, उनको लगने लगा अपना देश अच्छा है, उनका देश खराब है ना, अपना धर्म अच्छा है, उनका धर्म खराब है। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। मतलब एक धर्म को नहीं मानने वाले अगर दूसरे देश में हैं तो वहां पे उनको दंड दिया जाने लगा, उनको कहा हमारा धर्म को अपनाओ। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका की तरफ जाने लगे, है ना, क्योंकि डर गए थे, उनको लगा था अब यहाँ पे हमारा जीवन आसान नहीं होगा। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक दिया गया था। याद रखिएगा, अमेरिका में, अब देखिए अमेरिका में तो गए थे यूरोप के लोग, तो अब वहां पे काम किसको कराए, तो उन्होंने क्या किया, गुलामों को वहां पर यूज करना स्टार्ट किया। तो गुलामों को वहां पर जोंक कर यूरोपियन लोगों ने काम कराना स्टार्ट किया, ताकि उनका फायदा हो सके। अब यहां पर बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा, ताकि ये बिजनेस हो सके, आसानी से लोगों को इसको खरीद सके। तो ये देखिएगा, ये लाइन खड़ी है, यहां पर कुछ गुलाम लोग खड़े हैं, है ना, सूट बूट पहने हुए, क्योंकि गुलामों को अच्छे से सजाया जाता था, ताकि जो ये व्यक्ति देख रहे हैं ना उसको आराम से खरीद सकते हैं। यहाँ पर महिला भी थी गुलाम बनने के लिए, यहाँ पर बच्चे भी थे, इनसे अलग अलग काम करवाया जाता था। ओके, ध्यान रखिएगा, ये उस टाइम की खबर है, मतलब उस टाइम की बात है। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में माना जाता था, क्योंकि इनको पंगा नहीं कर रहा था। उस समय जो भारत है और उसके पास जो चीन है, वो आराम से अपना काम कर रहे थे, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, आराम से अपने बिजनेस ग्रोथ कर रहे थे। वहां पे सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना अमीर लोग वहां पे माना जाता था कि उस समय भारत और चाइना थे। एशियाई व्यापारियों में भी उन्हें का दबदबा था, उनका ना एक रुतबा था। भारतीयों और चाइनीज के जो लोग थे, वो जो बिजनेस करने जाते थे, उनको लगता था अरे बड़े लोग आए, है ना, यहाँ के अच्छा सामान आ रहा है, बहुत ही अच्छा सामान, क्वालिटी का। तो ये लोग पहुंचने लगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध करना बंद कर दिया। मतलब ये जो चाइना था वो दूसरे देशों में जब जाना बंद कर दिया था, यानी प्रतिबंध लगा दिए थे, ना दूसरे देश यहाँ पर आ सकते थे। इसकी वजह से चाइना बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। ओके, अब इसी वजह से जब ये यूरोपियन लोगों को लगा कि यार चाइना अपने साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, वहां पे बिजनेस नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि चल मरने दो उसको ऐसे।
तो उसने क्या किया, उन्होंने दूसरों की तरफ मुंह करना स्टार्ट किया, उन्होंने अमेरिका की तरफ जाना स्टार्ट किया। चीन की घटती भूमिका की ओर जाते हुए अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र कहां चला गया, पश्चिम की तरफ। मतलब अब जो है बिजनेस का मेन रोल मॉडल कहां बनने लग गया, इधर। नहीं तो पहले इधर हुआ करता था। अगर ऐसा होता तो आज अमेरिका नहीं रहता, भारत उससे ऊपर हो जाता, या चाइना भी उससे ऊपर हो जाता। ओके, तो ये पूरा विश्व जो है इस पश्चिम की तरफ आ गया। पूर्व उधर है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ओके, तो ये व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया, यार ध्यान रखिएगा। फिर यूरोप जो था एक ऐसी जगह बन गई जहां पर बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह, इस तरह से फैलने लगा। तो ये जो है मेन केंद्र बन गया। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। एक मेन कहता है ना रोल अपना दिया था इसने। ओके, नेक्स्ट तो यहां तक हमने जो है अच्छे से जो है पढ़ाई करी है ना, बहुत अच्छे से कुछ चीजें सीखी समझी कि किस तरह से एक समान दूसरी जगह भूमंडलीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण होता क्या है, किस तरह से यूरोप ने अपना कब्जा जमाया, यूरोप कैसे केंद्र बना व्यापार का, है ना, एक बिजनेस रोल मॉडल बना। तो ये सारी घटनाएं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ऐसे इंटरेस्ट चीजें और पढ़ेंगे अगले ही वीडियो में, है ना, आराम से देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद तो वीडियो जरूर आया होगा, लाइक करने में शर्माएगा मत, और शेयर भी कर दीजिएगा ना, मन हो तो। साथ में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां पर आप आराम से जो बाकी के वीडियोस हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। आराम से देखिएगा, समझ में सारी चीजें आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और ऑनलाइन स्कूल इंडिया के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में वीडियोस भी मिलेंगे बहुत ही कम चार्ज में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।